नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कोरोना को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए भी सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुश्किल घड़ी है सर, लेकिन लगातार सरकार काम कर रही है। सरकार के इंतजाम की बात की जाए, लॉकडाउन चरण 1 और अब चरण 2, कैसे आप इंतजामों को देख रहे हैं? इतनी बड़ी चुनौती और इस चुनौती से पार पाने के लिए सरकार के इंतजामों की बात करना चाहूंगी। कैसे आप देख रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है और कितनी सरकार तैयार है उत्तर प्रदेश की? देखिए, ये जो महामारी है कोई साधारण महामारी नहीं आई, या हर साल आती है। ये पूरे विश्व में पहली दफे देखा जा रहा है जी। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जब इसकी चर्चा हो रही थी और भारत के अंदर भी उस तरफ व्यापक रूप नहीं लिया था, भयानक रूप, तो 17 मार्च को जब हम लोग की यहाँ पे कैबिनेट हुई तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने निर्णय किया कि जो यहाँ पर दैनिक मजदूर होते हैं उन लोगों को 1000 रुपए तुरंत उनके खाते में पहुंचाया जाए जी। वो जो कार्य उन्होंने उस दिन लिया और उसके बाद राशन देना, उसके पहले भारत में लॉकडाउन 24 से शुरू होता है, मगर हमारे यहाँ उन्होंने 21 से ही या 22 से ही लॉकडाउन शुरू कर दिया था। तो ये जितने भी निर्णय हुए, मैं इतना ही कह सकता हूं, उसने ये कोरोना से जो लड़ाई है उसको मजबूत करी। जो पलायन की स्थिति हम लोगों ने आज महाराष्ट्र में भी देखी है, हम लोग ने दिल्ली से भी देख रहे थे यूपी बॉर्डर पे लोगों को आते हुए, वो आपने उत्तर प्रदेश में नहीं देखी, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लिए गए थे जिसके कारण ये सब जो चीजें हैं जो संवेदनशील हैं उसको रोका गया। दूसरे हद तक की जहां तक की दवाइयां हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है, नर्सेस की ट्रेनिंग है, वो एक लगातार निरंतर एक कार्रवाई 2017 से जब से योगी जी की सरकार आई है वो चल रही है। कम्युनिकेबल डिजीज में ये जितनी भी वायरस वाली या बैक्टीरिया वाली होती है उसके लिए होती है, फॉगिंग, ये सफाई, ये जो सब चीजें होती हैं जी। तो वो सब ऐसे चल रहा था। तो मेरे को लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने हॉटस्पॉट सील करना शुरू किया, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पे आपने पूल टेस्टिंग करनी शुरू करी। तो ये नए प्रयोग भी एक सकारात्मक रूप से सरकार की अच्छी नीतियों के कारण हुआ है जी। देश में 29% जो मामले हैं वो सिर्फ जमातियों से जुड़े हुए हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो 50% के ऊपर है जी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की जो तबलीगी जमात के लोग हैं उन लोगों ने इस प्रकार का अब जो बातचीत है वो षड्यंत्र के रूप में सामने आ रही है। मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर इसके अंदर हमारी जो सरकार है उसने कड़े निर्णय लिए और आज खुशी की बात है जितने भी जमातियों की लिस्ट आई थी उन लोग को हम लोग ने पकड़ा है और उन लोगों को क्वारंटाइन में डाल चुके हैं जी। सर, 590 जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि 50% से ज्यादा मामले जमातियों से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि बड़ी लापरवाही हुई? उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई रोहिंग्या को लेकर, उस पर राज्य सरकार कैसे काम कर रही है उत्तर प्रदेश की? सर, आवाज मिल पा रही है आपको? तो कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे कोविड-19 फंड को लेकर हो, लोगों को सहूलियत पहुंचाने को लेकर हो, या फिर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की प्रक्रिया हो, सब पर सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। मामले सामने आ रहे हैं और उन मामलों से कैसे निपटा जाए, सरकार इसकी कोशिश में है। 969 अब तक मामले सामने आ चुके हैं, इनमें से 590 मामले उत्तर प्रदेश में सिर्फ जमातियों से जुड़े हुए हैं और ऐसे में
राज्य सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो। हालांकि जमातियों के लिए पहले भी सरकार ने अपील की थी कि आप खुद बाहर निकले, आप टेस्टिंग कराएं ताकि दूसरे लोगों को बचाया जा सके। इसके साथ ही साथ लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो, इसका जिक्र लगातार मुख्यमंत्री करते रहते हैं। और अगर देश की बात की जाए तो लगभग 29% मामले जमातियों से जुड़े हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 59% मामले जमातियों से जुड़े हुए हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 14,378 हो चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये आंकड़े 969 है। इनमें से 590 आंकड़े जमातियों से जुड़े हुए हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी का, एक बार फिर से वो हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मेरा सवाल ये था कि जमातियों की संख्या लगातार बढ़ी है, चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात करें या देश की बात करें। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर भी नजर रखी जाए, क्योंकि ये शक है कि कहीं ना कहीं वो जमात में शामिल हुए और अपने कैंपों में नहीं लौटे। तो राज्य सरकार कैसे काम कर रही है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर? देखिए, हम लोगों को एक लिस्ट दी गई थी। उस लिस्ट के तहत तो जो तबलीगी जमात के लोग थे उन लोगों को हम लोग ने अरेस्ट, मतलब उसको डिटेक्ट करके उन लोगों को फिर हमने क्वारंटाइन में डाल चुके हैं। उनसे जो जुड़े, जहाँ जहाँ उन्होंने संपर्क भी किया था या कहीं उठे बैठे थे, वो भी हम लोग ने क्वारंटाइन में उन लोग को भी डाला हुआ है। अब रोहिंग्या का है, मैं जैसी हम लोग को MHA से मिला है उसके ऊपर हमारा जो गृह विभाग है उसके ऊपर वो अपना कार्य कर रहा है। वो ऐसे कोई भी आदमी होंगे जो छुपे हैं या हैं, यहाँ पे हम लोग का नेटवर्क स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो उन लोगों को भी पकड़ के फिर उनके साथ भी जो कानूनी कार्रवाई वो करी जाएगी और हेल्थ स्वास्थ्य दृष्टि से भी जो कार्रवाई करनी वो भी की जाएगी। जी सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जमातियों से लगातार आप लोग भी अपील कर रहे हैं या प्रशासनिक अमले से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो बाहर निकलें, टेस्टिंग कराएं, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे जब पुलिस की टीम पहुंच रही है, स्वास्थ्य महकमे की टीम पहुंच रही है तो लोगों पर हमला किया जा रहा है। इस वक्त जिनकी जान सबसे ज्यादा जोखिम में है उन्हीं पर हमला किया जा रहा है। इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? देखिए, ये कोई नादानी नहीं है, ये एक जो कह सकते हैं षड्यंत्र है जी। ये वही लोग हैं जो पत्थर भी उठाते हैं। आज देश को, इन लोगों को चिन्हित हो करके, इन लोगों को एक अलग तरीके से इन लोगों के साथ पूरा का पूरा कानूनी व्यवस्था के तहत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई रियायत नहीं करेगी, जो कानून कहता है उसके तहत काम करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर कोई भी स्वास्थ्यकर्मी जो कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन लोग के साथ इस प्रकार की बदसलूकी करेंगे तो उनके ऊपर कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो की भी गई है। जी सिद्धार्थनाथ सिंह जी, एक और सवाल आपसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी अपील करते रहते हैं कि सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और सवाल आपसे कि 20 तारीख का समय प्रधानमंत्री ने दिया था कि राज्यों पर पैनी नजर होगी और जहां पर लगता है कि मामले कम हुए या जहां पर स्थिति ठीक है वहां पर हम एहतियात दे सकते हैं, इस तरीके के संकेत प्रधानमंत्री ने दिए। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर एहतियात बरतने की सरकार की कोशिश होगी या वहां पर रियायतें कुछ दी जाएंगी, तो आप लोग कैसे उसको प्लान करेंगे, कैसे वहां पर चीजों को सामान्य किया जाएगा, इसको लेकर थोड़ा मैं समझना चाहूंगी। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसकी वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो उनकी टीम 11 है उसके माध्यम से उनकी रोज बैठकें होती हैं, उनके पास रोज सुबह शाम रिपोर्ट भी आती है जी। और तुरंत कार्रवाई होती है। तो इसलिए आज खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब ऐसे 4-5 जनपद हो चुके हैं। पीलीभीत से शुरुआत हुई थी, जो अब कोविड-19 फ्री हो गए हैं, कोविड-19 फ्री हो गए हैं जी। मगर इसका ये मतलब नहीं कि बाहर से लोग आए और जाएं, उस पर भी नज़र रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश वही राज्य है जिसने पहली दफ़े पूरे देश में हॉट स्पॉट्स बना के उसको सील करके उस पर कार्रवाई करनी शुरू करी जी। उत्तर प्रदेश ने
ये जो एक पुल टेस्टिंग का माध्यम है, आज से 2 दिन पहले ही पूरे देश के अंदर पहली दफ़े भी ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी मॉनिटरिंग है। उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है योगी जी के नेतृत्व में, वो प्रिएम्प्टिव प्रोएक्टिव होते हुए कार्य कर रहा है। बिल्कुल, और वो दिखाई भी दे रहा है। इस वक्त मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह भी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, वो भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। अतुल जी, सवाल कीजिए। सिद्धार्थनाथ जी, जो आपने तमाम बातें यहाँ पर कही हैं मेरे सहयोगी जया के सवाल पर, तो वो तमाम चीजें तो चली रही है। अब यहाँ पर आ जाता है एक विषय ये भी कि मौजूदा दौर में एक तरफ चुनौती से हमें निपटना है और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस चुनौती के अवसर को ही हमें अवसर के तौर पर देखना है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसको आगे बढ़ाने का जिम्मा भी है। और साथ में जो मुख्यमंत्री ने कहा कि अब चीन से जिन कंपनियों का मोह भंग है उनके लिए हम अवसर यहां पर देंगे, उसको पैरेलली कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये विश्व भर में साफ होता जा रहा है कि चीन के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और विशेष रूप से जो जापान, कोरिया, अमेरिका ऐसे देशों से वहाँ पर निवेश कर रही हैं, उन लोगों को वहाँ से अब निकलना चाहती हैं। और जब वो निकलना चाहती हैं तो ये बहुत बड़ा निवेश होएगा। तो उन लोगों को हम लोग को संपर्क में करना है, अपनी नीतियाँ जो है उसको ठीक करनी है। उसके अंदर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए काफ़ी चीज़ों पे हम लोग कार्य करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जी के निगरानी, एक उन्हीं के अध्यक्षता में एक टीम भी है जिसमें मैं भी हूँ एक मंत्री के रूप में, और हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। एमएसएमई क्योंकि एक बड़ा विभाग हो जाता है इन सब चीज़ों को देखते हुए, और एक जो आर्थिक मंदी है या इकोनॉमिक रिवाइवल की जो एक रोड मैप है वो एमएसएमई ही तैयार कर रहा है। तो उन सब चीज़ों को करते हुए हम लोग ने कार्य शुरू कर दिया है। और चीन से जो जापान और कोरिया और अमेरिका से हैं, वहाँ पर भी एक प्रकार से हमने संपर्क भी शुरू कर दिया है और अपनी पॉलिसीज़ को भी एक कमेटी को दे दिया है। वो पॉलिसी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो सब में कुछ जो चेंजेस हैं उस दिशा में वो चेंजेस भी करने के लिए उन लोग से आग्रह करा है। वो भी रिपोर्ट आने वाली है। मैं चलिए, इस पर मैं कुछ और भी सवाल लूंगा सिद्धार्थनाथ जी, लेकिन उसके पहले चूंकि अभी इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता है संक्रमण से लड़ना और साथ में पैरेलली तमाम चीजों को व्यवस्थित रखना भी, ताकि जब हम इस संक्रमण से जीत जाएं तो फिर किसी और तरह की उस चुनौती से हम निपटने के लिए तैयार अभी से रहे। आपके पास जो असल में महकमे है उसमें खादी की बात कर लें, सेरिकल्चर की बात कर लें, ग्रामोद्योग की बात कर लें, ये सूक्ष्म लघु इन तमाम चीजों को जोड़ते हुए बहुत अहम रोल उसका हो जाता है। अभी के दौर में किस तरीके से वो सारी चीजें व्यवस्थित रहे और उसका आज के दौर में मौजूद योगदान होता रहे, उस पर आप लोगों ने नई रणनीति क्या बनाई? देखिए, एक हम लोग का अपना कंट्रोल रूम है, तैयार किया हुआ है। और आप जब तक ये 20 तारीख तक खुलना है उसके पहले ही हमने 6000 यूनिट्स खोल चुके हैं। और इसीलिए आज एक बहुत बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो किराना दुकानें हैं वहाँ पे आपको आटा, चावल, चक्की का आटा ये सब मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। और तेल ओल सब मिल रहा है। तो वो सब जितने भी उद्योग हैं हम लोग खोल चुके हैं। मगर अब उनको हम लोग को व्यवस्थित भी करना है कि 20 तारीख के बाद जो खुलेंगे उन लोग का जो ट्रक्स हैं ये है आना जाना, जो वर्कफोर्स है वो भी गाइडलाइंस के तहत जो केंद्र सरकार की है उसके तहत ही काम करें। इन सब चीज़ों को करते हुए हम लोग की टीम जो है वो लगी, क्योंकि एमएसएमई ही एक के विभाग के जो है वो हर जनपद में उन्हीं का एक ऑफिस होता है जो इंडस्ट्रीज़ का है, उसके तहत हम लोग ये संचालन भी करते हैं। तो हर चीज़ों को देखते हुए दिन रात हम लोग 24/7 लगे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके रिजल्ट्स जो हैं आने वाले एक हफ्ते के अंदर अच्छे मिलेंगे। सिद्धार्थनाथ जी, आपकी जो उम्मीद है वो उम्मीद पूरी हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं भी। जो विलेज इंडस्ट्रीज है जिसको लेकर बहुत सारी रणनीति आप लोग समय अंतराल पर बनाते रहे और अचानक से ये दौर आ गया, उसमें हमारे पास ये चुनौती भरा समय और इसी को हम अवसर में तब्दील भी कर सकते हैं, ये मौका भी है। तो वहां पर किस तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप किए जाए, छोटी छोटी चीज़ों का योगदान आज से लेकर आगे भविष्य के लिए बढ़ सकता है, क्योंकि तमाम जो ऐसे मजदूर हैं
जो कि शहरों का रुख कर चुके थे, आज की परिस्थिति में वो कहते हैं हमारा गांव ही ठीक है, उनको भविष्य में भी हम वहीं पर विकल्प दे पाए। ये अगर अभी से प्लान हो जाए, इस पर काम शुरू हो जाए और आप लोग कर रहे होंगे तो बड़ा बेहतर एक व्यवस्था बन जाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी? देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी भी हो जाती हैं, मगर ये अच्छी बात हो गई है कि जो श्रमिक वर्ग है जो शहरों में भाग गया था वो आज गांव में आ गया है। तो गांव के अंदर हम लोग उसको, जो आप कह सकते हैं एक कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटे उद्योग होते हैं, उनको हम लोगों ने पहले से भी, हमारी अन्य स्कीम है जो सरकार की है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, विश्वकर्मा है, फिर हमारे खादी उद्योग के माध्यम से हम लोग की चलती है, प्रधानमंत्री रोजगार, मुख्यमंत्री रोजगार, ऐसी अन्य योजनाएं जो हैं, उसके तहत ये छोटे कुटीर उद्योगों को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं और उन लोगों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आज उसी एरिया में और लोग वापस आ जाएंगे, हम लोगों को और हाथ मिलेंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। और साथ ही साथ अब एक बहुत बड़ी चीज़ जो हो रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है, जब आपकी इकोनॉमी जब बढ़ती है, अर्थशास्त्र बढ़ता है और आपका जो धनराशि है या जीडीपी है, वो जीडीपी अब शहर के जगह ग्रामीण में जब आती है तो अन्य विकास कार्य भी उसी तरह से शहर की तरह से होने लगते हैं। तो हमें अब स्किलिंग की भी आवश्यकता है, कौशल विकास की भी है। तो उसके लिए भी एक हम लोग नए कार्य योजना तैयार कर रहे हैं कि कौशल विकास जो है वो आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों के साथ उसका संपर्क बने और हम लोग ऐसे तुरंत लाखों की संख्या में बच्चों या लोगों को ट्रेन कर सकें। तो उसकी भी कार्य योजना हम लोग ने अभी से कल एक बैठक हुई थी, उसमें हम लोग ने तैयार करना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थनाथ जी, एक दो आखिरी सवाल। अब यहाँ पर जो मैंने सबसे पहला सवाल लिया था कि चूंकि अब जो कंपनियां हैं चीन में अभी तक अपना उत्पादन कर रही थी, उन्होंने प्लांट लगाया था, वो वहां से उनका मुंह बंद हो रहा है। जापान सबसे बड़ा उदाहरण कि जापान ने पहले ही कह दिया है। आपके पास चूंकि वो महकमा सरकार की तरफ से मुखिया ने संकेत दे दिया और आपने कहा कि आप लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा समिट किया था, अब इस मौके में प्रमोशन को पैरेलली कैसे आगे बढ़ा पाए, क्योंकि प्राथमिकता हमारी संक्रमण से लड़ना, लोगों को बचाना और उसके बाद उनको व्यवस्था देना भी है। उसमें फोकस एरिया कौन सा है जिसको आपको लगता है खुद कि हाँ, अगर हम इसको अप्रोच करते हैं या वो आपको इस उत्तर प्रदेश के लिए अप्रोच करें तो बड़ा मुफीद रहेगा? देखिए, जो दिखता है वो जापान से जो इलेक्ट्रॉनिक और के इंडस्ट्री जो है वो वहाँ से निकलना चाहेगी विशेष रूप से जी। और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी एक हो सकता है। तो उस दिशा में हम लोग ने अपनी पॉलिसी के अंदर जो संशोधन करने उस पर हम लोग विचार करना शुरू कर चुके हैं। कमेटी है हमारे आईडीसी, उसको देखते हैं और उसको हम लोग ने विचार करके उस पर क्या किया जा सकता है उसके बारे में सोचना शुरू करा। वो हम लोग के सामने आने वाले 2-3 दिन में अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। उसके बाद हम लोग देख के उस पर बाद हम लोग निर्णय करेंगे। मगर जो भी होएगा, हम लोग का विचार है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे पहला राज्य हो जो इन प्रोत्साहन के साथ इस प्रकार की इंडस्ट्रीज लेकर आए। एक प्रकार से मैं मुख्यमंत्री जी को उन्हीं के हम लोग नेतृत्व में कर रहे हैं, उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। एक मैं अपनी तरफ से विनम्रता से सोच रहा था कि एक सुझाव भी दूंगा कि जापान टास्क फोर्स बना दी जाए, या जो भी एक टास्क फोर्स उन्होंने ऑलरेडी बना रखी है तो वो भी एक विचार है। मगर ऑलरेडी उन्होंने एक टास्क फोर्स तो हमें बना, जिसमें मैं हूँ और मेरे सहयोगी मित्र हैं, माना जी भी हैं, आईडीसी भी हैं, आलोक कुमार जी भी हैं, उसमें एमएसएमई के नवनीत सहगल हैं, अनेक अन्य लोग हैं, उसमें इकोनॉमिस्ट भी हैं के राजू जी भी, तो अनेक लोग हैं। तो हम लोग मिलकर इसको कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है अर्न्स एंड यंग जो एक कंसल्टेंट वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ को देखते एक प्रोफेशनली एक अच्छा कार्य योजना हम लोग तैयार कर लेंगे। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग इस पर लगातार काम भी कर रहे हो। जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद एक टास्क फोर्स बनाई है, आप अपनी तरफ से भी सुझाव दे रहे थे या देना चाहेंगे। सेरिकल्चर भी आप देखते हैं, ये बड़ा अहम हो जाता है। और आज फिर से उसी सवाल से मैं इसको जोड़ देता हूं
कि आज के दौर में अगर ये चुनौती भरा समय है तो वहीं हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर भी है, उस पर आपकी कार्य योजना अभी फिलहाल? देखिए, सेरिकल्चर को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत दिन से ये ठप पड़ा हुआ था उद्योग। अब उसके अंदर हम लोगों की कार्य योजना ऑलरेडी है, उसको अब इम्प्लीमेंट करने का समय आया है। तो अब उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे और इसके माध्यम से आने वाले समय में जो सेरिकल्चर का उत्पाद भी है वो भी अच्छा होएगा। जब उत्पाद होएगा तो जो होम ग्रोन इंडस्ट्रीज होती हैं, जो परंपरागत उद्योग हैं, वहाँ पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। तो उसमें भी ये काफ़ी, जब रॉ मटेरियल आपको उत्तर प्रदेश में ही मिल जाएगा तो उसका लाभ मिलेगा, सस्ता होएगा, तो मार्केट भी अपने आप ही आपको मिलती जाएगी। नहीं, ये मैंने इसीलिए पूछा सिद्धार्थनाथ जी, क्योंकि अभी हम चाइना का जिक्र कर रहे थे। एक वक्त था कि भारत का रेशम, उसकी पहचान, और फिर एक वक्त ऐसा आ गया और अभी तक कि चाइना और चाइना का रेशम ही वहीं चर्चा में रहता। आज वो मौका भी है, तो उसको किस तरीके से, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से नहीं, आप अगर इस पर अच्छी कोई कार्य योजना बनाएंगे तो हो सकता है कि आगे भविष्य में पूरे भारत के लिए उसका एक अच्छा रोड मैप तैयार हो जाए। नहीं, उसके लिए जो एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ कार्य योजना तैयार होगी। मैंने वही आपसे कहा, ये इसको हम लोग लॉन्च करने वाले थे, मगर ये कोरोना का प्रकोप आया है, इसलिए लॉन्च कर नहीं पाए हैं। उसमें हम लोग के प्रोत्साहन के बहुत हैं, उसमें ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं कि इसको सेरिकल्चर कैसे बढ़ावा दिया जिससे रेशम का उत्पाद अच्छा हो। मगर आज अभी तक हम लोग को ज़्यादातर हम उसको दूसरे राज्यों से या इंपोर्ट करना पड़ रहा था। हमारे जो कारीगर जो बैठे हुए विशेष रूप से आजमगढ़ और उस तरफ पूर्वांचल में, उन लोग को हम लोग को रॉ मटेरियल बाहर से ला के देना पड़ता है। अब अपना ही देंगे तो कारीगरी है ही है, हम लोग के क्लस्टर्स तैयार हो चुके हैं, मगर रॉ मटेरियल मिल जाएगा, सस्ता यहीं मिल जाएगा, तो उसका लाभ मिलेगा और हम लोग विश्व मार्केट भी पकड़ने की क्षमता रखते हैं। फिर जी, बहुत संक्षेप में एक आखिरी सवाल, सिर्फ ओवरऑल तमाम चीजों पर, अपने डिपार्टमेंट के बारे में और रोडमैप्स के बारे में आपने बता दिया। जया के तमाम सवाल भी थे, उस पर भी आपने बताया कि सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। अब जो मौजूदा स्थिति में हमने एक अच्छा प्रयास किया और 6 जिले मुक्त हो जाते हैं, ये अपने आप में अचीवमेंट है, लेकिन चुनौती अभी भी बरकरार है। इन तमाम चीजों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास रणनीति बन रही है सरकार की तरफ से, अगर आप साझा करना चाहें तो सिद्धार्थनाथ जी? देखिए, रणनीति तो है, जब भी तो ये 6 जिले मुक्त हुए हैं, मगर ये इतना ही कहूँगा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और हमारे विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का कहना है कि एक भी कोरोना का पेशेंट उत्तर प्रदेश में रह गया, ये हमारी चुनौती है। उस चुनौती तक के हम लोग को अपना जो कहते हैं कमर कस के रखनी है, अपने कंधे झुकाने नहीं है और दिन रात काम करना है। एक कोरोना का पेशेंट भी उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए, ये उनकी नीति है। हमारे मुख्यमंत्री उस दिशा में सब लोग लगे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे अपनी बात रखने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। तो सिद्धार्थनाथ जी हमारे साथ थे। जया, जैसा आपने भी सवाल किया और कुछ सवालों का जवाब उन्होंने दिया जो मैंने यहाँ पर उठाए कि अब रणनीति के साथ साथ एक तरफ कोरोना से भी लड़ रही है सरकार और उसके साथ ही अब कुछ नए अवसर जिसका मैं जिक्र कर रहा था उस पर भी ख्याल रख रही है सरकार कि अगर भविष्य में ये चुनौतियां आनी है तो इंडस्ट्रीज के सेक्टर में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के सेक्टर में, सूक्ष्म लघु उद्योग उसके सेक्टर में, और जो एनआरआईज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको किस तरीके से हम अपने से जोड़ सकते हैं, उस पर भी पैरेलली काम चल रहा है। जया? जी बिल्कुल अतुल, और साथ ही साथ सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये बात भी साफ की कि जमातियों की जो संख्या बढ़ रही है उसमें साजिश है, वो उनकी नादानी नहीं है। यूपी ने सबसे पहले हॉटस्पॉट घोषित किए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है, हमारे पास प्लान है, हर विभाग की तरफ से काम हो रहा है। मरने के बाद एक युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इस तरीके के भी मामले जो आए उसे भी संभालने की कोशिश सरकार ने की। यूपी ने सबसे पहले हॉटस्पॉट घोषित किए। इसके साथ ही साथ ये बात भी साफ की कि यूपी सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है, हमारी पैनी नजर है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हो, प्रशासनिक अमले की तरफ से हो, हर विभाग की तरफ से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने जो भी दिशा निर्देश प्रशासनिक अमलों को अब तक दिया है उस पर बकायदा काम किया जा रहा है, हर कोई मिलकर काम कर रहा है और यही जरूरी है इस वक्त कि सरकार के निर्देशों को आम जनता भी माने, अपने घर में रहे,
सुरक्षित रहे, बाकी सरकार अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी कोरोना को लेकर काफी गंभीर हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक सुझाव भी सरकार को दिया अपने विभाग की तरफ से कि कैसे और बेहतर प्लानिंग हो सकती है। तो कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे भविष्य की प्लानिंग है, कैसे इससे लड़ने के लिए सरकार तैयार है, इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। और मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना को हराने के लिए एक टीम 11 बनाई है, जिससे लगातार वो मीटिंग करते रहते हैं और उस टीम की तरफ से काम किया जा रहा है। उस टीम को जो भी निर्देश मुख्यमंत्री देते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम काम कर रही है। इसके साथ ही साथ हॉटस्पॉट को लेकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले हॉटस्पॉट चिन्हित करने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है काम, और इसके साथ साथ इन हॉटस्पॉट वाली जगहों के लिए भी सरकार की अलग प्लानिंग रही और उसी प्लान के तहत काम किया गया।